प्रिय विद्यार्थियों, अभी तक 4 टेस्ट हो चुका है, 5वां टेस्ट शुरू होगा। ये जो टेस्ट लिया जा रहा है वो आए हुए क्वेश्चन का है। जितना क्वेश्चन अभी कर चुके हैं सब क्वेश्चन परीक्षा में आ चुका है, उसी का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो आज हम लोग शुरू करेंगे टेस्ट नंबर 5। देखिए टेस्ट 5 में पहला क्वेश्चन, 1 नंबर क्वेश्चन क्या है देखें। पहला क्वेश्चन है कि टेरिडोफाइटा समूह के पौधे में खाली जगह नहीं होते हैं। इसका आंसर है पुष्प यानी डी, पुष्प यानी डी। तो देखिए पौधा को हम लोग 2 मुख्य भाग में, 2 मुख्य ग्रुप में बांटते हैं। एक हो गया अपुष्पीय पौधे, अपुष्पीय पौधे जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्रिप्टोगेम्स, क्रिप्टोगेम्स। और दूसरा हो गया पुष्पीय पौधे जिसको कहते हैं फाइनेरोगेम्स। तो पौधे को हम लोग कितने ग्रुप में बांट दिए? 2 ग्रुप। पहला हो गया अपुष्पीय और दूसरा पुष्पीय। अपुष्पीय को क्रिप्टोगेम्स, अपुष्पीय को फाइनेरोगेम्स कहते हैं। अपुष्पीय में 3 पार्ट होगा। एक हो गया थैलोफाइटा, दूसरा ब्रायोफाइटा और तीसरा टेरिडोफाइटा। 3 भाग बांटा गया। अब पुष्पीय को 2 पार्ट, एक हो गया जिम्नोस्पर्म जिसे कहते हैं अनावृत बीजी, अनावृत बीजी जिम्नोस्पर्म, और दूसरा हो गया आवृत बीजी एंजियोस्पर्म ना। तो इस तरह से हम लोग पौधे को विभाजित करते हैं। तो अब पुष्पीय पौधा में थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, इसमें फूल नहीं लगता है। अब पुष्पीय में अनावृत और आवृत बीजी है जिसमें पुष्प लगता है। तो इस तरह से पौधे को हम लोग विभाजित करते हैं पार्ट्स में। तो एक का हो गया डी यानी टेरिडोफाइटा में पुष्प नहीं लगेगा। अब क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 2 में है कि औसत शक्ति निम्न में से किसके बराबर होती है? तो शक्ति बराबर क्या होता है? शक्ति को कहते हैं पावर। तो शक्ति बराबर कार्य बटे समय। तो औसत शक्ति के लिए कुल कार्य बटे कुल समय। और कार्य और ऊर्जा एक ही है, एक दूसरे का रूप है, इसलिए कार्य की जगह हम ऊर्जा लिख सकते हैं। तो औसत शक्ति बराबर हो जाएगा कुल ऊर्जा बटे कुल समय, अर्थात इसका आंसर डी होगा। 2 क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? हम लोग को असत्य देखना है। पहला क्वेश्चन देखें कि संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है। संतुलित रासायनिक समीकरण है, उसमें अभिकारक जो प्रतिक्रिया करता है उसका नाम अभिकारक, और प्रतिफल जो अभिकारक के बाद नया पदार्थ बनता हुआ है प्रतिफल। तो इसमें परमाणुओं की संख्या समान होती है, सही है। दूसरा नंबर देखिए कि असंतुलित रासायनिक समीकरण में जो अनबैलेंस्ड है, असंतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों को एक या अधिक तत्वों के परमाणुओं की संख्या असमान होती है। तो असंतुलित में परमाणुओं की संख्या असमान, ये भी सही है, अर्थात ए और बी दोनों सत्य हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी 3 का डी हो गया। 3 क्वेश्चन हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4
4 में क्या है कि डाल्टन का सिद्धांत आधारित है। तो डाल्टन का सिद्धांत किस पर? तो रासायनिक संयोजन के नियम पर, यानी 4 का हो गया ए। अब देखिए 2-3 गो ना रासायनिक समीकरण होगा, जिसमें पहला दिखा रहे हैं स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। और स्थिर अनुपात का नियम प्राउस्ट ने दिया। प्राउस्ट, वैज्ञानिक का नाम प्राउस्ट। पूछता है क्वेश्चन कि स्थिर अनुपात का नियम या नियत अनुपात का नियम किसने दिया? तो प्राउस्ट ने। इसमें कहा गया कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ निश्चित अनुपात में संयोग एक यौगिक का निर्माण करते हैं। यह कहा गया किनके द्वारा? तो प्राउस्ट के द्वारा। जैसे मान लें जल लिए, तो जल किसी भी स्रोत से लेंगे, उसमें हमेशा भार के विचार से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1 और 8 होता है। वो समुद्र का जल हो या तालाब का जल हो या कल का जल हो, कहीं का भी, तो उसमें हमेशा फिक्स रहता है कि हाइड्रोजन 1 और ऑक्सीजन 8 भार के विचार से। तो इसको कहते हैं स्थिर अनुपात का नियम। दूसरा क्या? गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम, ये नियम डाल्टन द्वारा दिया गया। यह नियम किसने दिया? डाल्टन ने। पूछता है कि गुणित अनुपात का नियम किसने दिया? डाल्टन ने। अगला द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, ये लैवोजियर ने दिया। लैवोजिए कहते हैं, चाहे लैवोजियर भी बोलते हैं। लैवोजियर ना। तो इस तरह से रासायनिक संयोग में इस टोटल आता है, लेकिन गुणित अनुपात न दिया है, तो इसका मतलब हो गया रासायनिक संयोग का नियम इसका सही आंसर होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। डिटेल जानना बहुत ज़रूरी होता है ना। कोई भी क्वेश्चन देखेंगे उसका आगे पीछे देखते हैं कि कितना क्वेश्चन उठ सकता है। और हम लोग परीक्षा के लिए, जैसे ग्रुप डी के लिए, एनटीपीसी के लिए, दरोगा है या सिपाही है या कमीशन का ही है, सभी में साइंस महत्वपूर्ण योगदान रखता है और इसे जानना बहुत जरूरी पड़ता है। कुछ टीचर का कहना रहता है कि यूट्यूब पर पढ़ने वाले विद्यार्थी नहीं होते हैं, उन लोग को शेर व शायरी चाहिए। लेकिन हम मानते हैं कि विद्यार्थियों के पढ़ने वाले की संख्या कम नहीं है। बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, लेकिन जितना चाहते हैं उतना नहीं लोग का मिल पाता है। इसलिए मैंने कहा कि नहीं हो सकता है, मैं जब भी पढ़ाऊँगा तो पूरा चैप्टर पढ़ाऊँगा जो कि परीक्षा के लिए लोग को उपयोगी हो गए, समय नष्ट नहीं हो। बहुत से लोग शेर व शायरी में समय नष्ट करते हैं, कहते हैं कि 10 मिनट पढ़ाइए, शेर व शायरी पूरा दीजिए, थोड़ा चमकदार लगेगा वीडियो ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक करेंगे, व्यू बढ़ेगा, सब्सक्राइब बढ़ेगा। तो इसमें का हम खिलाफ हैं। हम चाहते हैं क्या कि विद्यार्थी पढ़ें और अच्छा करें, जिससे हमारा भी नाम हो ना। कुछ लोग कहेंगे, अपने ही कुछ व्यक्ति हैं, कहेंगे कि क्या व्यू बढ़ेगा या सब्सक्राइब बढ़ेगा। शर्ट जो है सो झिंगरायल पहनते हैं ना, झिंगरायल शर्ट पर क्या व्यू बढ़ता है और सब्सक्राइब बढ़ता है। और पहनिए कोट पैंट, तो हम कहें कि कोट पैंट से कोई मतलब नहीं, जितना विद्यार्थी को दिया जाए ना, जिससे फ़ायदा हो जाए परीक्षा में और बढ़िया लोग करेंगे, वही सबसे बड़ा चीज़ है। इसलिए मैं बोर्ड पर चाहता हूँ कि मेहनत करूँ और मेहनत करवाऊँ भी। इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए ना अन्य टीचर को दिखा दें आप लोग कि पढ़ाई भी एक चीज़ है। बहुत से विद्यार्थी पढ़ने वाले हैं आज भी, और इसको देखते हुए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना नहीं भूलें, ताकि हमको भी प्रोत्साहन बना रहे और अन्य टीचर हम पर हंसी भी न लगाएं। इसको देखते हुए ना हमें सहयोग अवश्य करें।
तो 4 नंबर क्वेश्चन का हम लोग देख रहे थे ए, और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 में है कि पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, इसका कारण क्या है। देखिए, पृथ्वी एक गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है, जिस बल के द्वारा वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो पृथ्वी कौन सा बल लगाती है, तो गुरुत्वाकर्षण बल। इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी गुरुत्वाकर्षण बल 5 का ए। गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल, दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल को कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। जब मान लो दो वस्तु है, तो एक वस्तु दूसरे को आकर्षित करती है, तो यह बल कौन सा बल कहलाएगा, तो गुरुत्वाकर्षण बल कहलाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा 5 का कौन सा, ए। आंसर 5 का ए। अब चलते हैं 6 में, छठा देखते हैं। 6 में है कि सल्फर का परमाणुकता क्या है। मतलब हुआ कि सल्फर के एक अणु में कितना परमाणु होता है। तो इसमें चॉइस है द्विपरमाणुकता, बहुपरमाणुकता, त्रिपरमाणुकता, एक परमाणुकता। तो आंसर हो जाएगा बहुपरमाणुकता। अब एक एक करके दिखाते हैं। जैसे एक परमाणुकता, एक परमाणविक भी कह सकते हैं, एक परमाणविक, परमाणविक, इसको कहें मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक का मतलब होता है कि एक अणु में जब एक परमाणु रहे तो उसको हम लोग कहेंगे एक परमाणविक या मोनो एटॉमिक। जैसे हो गया हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन। ये क्या है, एक परमाणुक है। इसका मतलब कि एक अणु में कितना परमाणु, एक परमाणु। अणु को लिखते हैं बाईं ओर, परमाणु को दाहिनी ओर। तो यहाँ पर कुछ नहीं, इसका एक है, यहाँ कुछ नहीं, तो इसका एक। तो एक अणु में कितना परमाणु, एक परमाणु, तो इसको कहेंगे एक परमाणविक। अगला देखते हैं द्विपरमाणविक। द्विपरमाणविक, इसको कहें डाई एटॉमिक। डाई एटॉमिक पूछ देता है कि निम्नलिखित में कौन द्विपरमाणविक है, कौन एक परमाणविक है, बहुत उपयोगी है। तो द्विपरमाणविक में हो जाएगा कि जिसके एक अणु में दो परमाणु हो, उसको कहेंगे द्विपरमाणविक। जैसे H2 माने हाइड्रोजन, O2, N2, Cl2, ये सब क्या है, द्विपरमाणविक। माने एक अणु में कितना परमाणु, दो। जैसे बाईं ओर कुछ नहीं है, इसका एक, तो एक अणु में कई गो परमाणु देख रहे हैं, दो परमाणु, तो इसको कहा जाएगा द्विपरमाणविक। अगला देखते हैं त्रिपरमाणविक, इसको कहेंगे ट्राई एटॉमिक। त्रिपरमाणविक, त्रिपरमाणविक, ट्राई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक। जब एक अणु में 3 परमाणु रहे तो उसको हम लोग कहेंगे त्रिपरमाणविक या ट्राई एटॉमिक। जैसे ओजोन, ओजोन को लिखते हैं O3, इसका हमने एक अणु में क्या परमाणु, 3 परमाणु। अगला है चतुष्परमाणविक। चतुष्परमाणविक, टेट्रा एटॉमिक। टेट्रा एटॉमिक का माने, टेट्रा माने 4, तो एक अणु में 4 परमाणु हो। आंसर उदाहरण हो जाएगा फास्फोरस यानी P4। अगला है अष्टपरमाणविक। अष्टपरमाणविक, इसको इंग्लिश में ऑक्टा एटॉमिक। ऑक्टा एटॉमिक, 8 परमाणविक माने कि एक अणु में 8 परमाणु हो। जैसे सल्फर, इसका एग्जाम्पल हो गया सल्फर यानी S8। सल्फर का पूछता है आणविक सूत्र, तो क्या हो जाएगा S8। तो इस तरह से 5 नंबर का क्वेश्चन देख रहे थे, इसका आंसर हो जाएगा B। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में क्या है,
क्वेश्चन नंबर 6, इसमें देखें कि क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे थे, सॉरी। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है? 7 में है कि वह ठोस पदार्थ जिसका सामान्य नाम शुष्क बर्फ है। कहीं शुष्क बर्फ किसको कहते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, ठोस CO2, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं शुष्क बर्फ, यानी ड्राई आइस। ड्राई आइस इसलिए कहा गया कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड बर्फ जैसा चमकीला होता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया शुष्क बर्फ, ड्राई आइस। आंसर हो जाएगा डी। 7 का हो गया डी। जितने क्वेश्चन देख रहे हैं सब आया हुआ है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन और क्या दे सकता है उस पर हम लोग को विशेष ध्यान रखना है। तो ये 7 नंबर क्वेश्चन हो गया। 8वां देखें। 8 में है कि समुद्री जल में ध्वनि की गति कितनी होती है? ध्वनि की चाल भिन्न माध्यम में अलग अलग होता है। तो इसका पहला आंसर हम लोग देखें 1531 यानी डी। अब देखिए कि ध्वनि की चाल, जैसे हवा में ध्वनि की चाल हवा में हो गया 332 मीटर पर सेकेंड, पानी में लगभग 1500 मीटर पर सेकेंड, कुछ वैरी भी करता है ना। लोहा में हो गया 5100 मीटर पर सेकेंड, 5100 मीटर पर सेकेंड। इस्पात में 5600 मीटर पर सेकेंड। एल्युमिनियम में 6400 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से भिन्न भिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है। और ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है। पूछता है ध्वनि कैसा तरंग है? तो अनुदैर्ध्य यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव, इंग्लिश में कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो साउंड क्या है? तो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है। कहीं पूछता है कि प्रकाश क्या है? तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग यानी ट्रांसवर्स वेव। याद रखने के लिए कि प्र से प्रकाश और प्र आता है अनुप्रस्थ में भी, तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग। और ध्वनि में आधा ध और अनुदैर्ध्य में भी आधा ध, तो इसलिए ध्वनि में अनुदैर्ध्य तरंग। तो याद रखने का भी तरीका जानेंगे ना, तो 2 चीज़ याद रखते हैं तो कभी कन्फ्यूजन हो सकता है। तो कन्फ्यूजन दूर हो तो हद तक हम प्रयास करेंगे कन्फ्यूजन आपका दूर करने का। तो अब चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 देखें क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि खाली जगह दिया है कि धातु का क्षय नहीं होता है। मैग्नीशियम, कैल्शियम, लोहा, प्लेटिनम। आंसर हो जाएगा प्लेटिनम। देखिए प्लेटिनम हवा से या पानी से जल्दी रिएक्ट नहीं करता है, इसलिए ये क्षय नहीं होगा। क्षय का मतलब क्या है? कि जंग लगना, तो इसमें जंग नहीं लगता है। तो आंसर हो जाएगा डी। 9 का हो गया डी। और 10 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूह खाली जगह दिया है में 2, 8, 6 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का एक तत्व रखा गया है। तो आंसर पहले लिख दें डी, यानी 16 परमाणु संख्या किसका होता है? तो सल्फर का। हो गया सल्फर ना, S16, इसका हो गया 16। तो कैसे सजाएंगे इसको? तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, 8 और 2 10, कितना बच गया? 6 बाहर में। तो बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। तो सल्फर 16वां ग्रुप के, आधुनिक आवर्त के अनुसार 16वां ग्रुप का एक तत्व हुआ। और ये क्या है? अधातु है। अधातु जितने हैं इलेक्ट्रॉन अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं ना। तो इससे रिलेटेड इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अब हम देखते हैं 10 का हो गया डी। अब 11 नंबर, 11 का देखेंगे। 11 में है कि इलेक्ट्रॉनिक बल्ब के फिलामेंट के लिए विशेष रूप से प्रयोग किए होने वाले धातु का नाम क्या है? माने इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट के रूप में किसका यूज होता है? तो आंसर हो जाएगा बी, यानी टंगस्टन। टंगस्टन।
देखिए टंगस्टन का गलनांक और प्रतिरोध दोनों उच्च होता है। टंगस्टन का गलनांक लगभग 3500 डिग्री सी होता है। कई गलनांक पूछता है तो लगभग 3500 डिग्री सी। और इसका संकेत है W, ये लैटिन नाम है, W से होता है वोल्फ्राम, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे W। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर कितना 11 का। 11 का क्या लिखे बी। अब 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या है। 12 क्वेश्चन कि एक विद्युत बल्ब के फिलामेंट में 8 मिनट के लिए 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विद्युत धारा के माध्यम से प्रवाहित होने वाले आवेश कितना होगा। क्या निकालना है आवेश यानी Q। क्या दिया हुआ है तो समय दिया हुआ है टाइम, तो T बराबर 8 मिनट और I दिया हुआ है 0.5 एम्पियर। निकालना है आवेश यानी Q निकालना है। तो आप जानते हैं कि Q बराबर होता है I इंटू टी, जहाँ I हो गया कितना 0.5 और T हो गया 8 मिनट। तो मिनट को सेकेंड में बदलना जरूरी होगा, क्योंकि समय का मात्रक क्या होता है सेकेंड। तो 8 गुने 60 सेकेंड में हो गया। तो इसको गुना करते हैं तो हो जाएगा 240 क्या कूलम, 240 कूलम हो जाएगा। कूलम को हम लोग सी से भी लिखेंगे। तो इस तरह से आंसर इसका क्या हो जाएगा 12 का सी हो गया। न्यूमेरिकल भी मायने रखता है, न्यूमेरिकल भी छोटा छोटा दे देता है, इसको भी ध्यान रखना होगा। कंसेप्ट जब रहेगा तभी न्यूमेरिकल बन पाएगा। और ये करंट का है तो चैप्टर हम लोग देखेंगे सोमवार को, हम लोग करंट शुरू करेंगे ना। एक चैप्टर करंट कर लेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री का चैप्टर ना घुमाते देते रहेंगे परीक्षा भर। आप लोग अवश्य पूरा वीडियो देखें, लाइक करें, शेयर करें ना। तो बहुत सारी बात अभी हम लोग करेंगे। सब्सक्राइबर पहुंच जाएगा 1000 के ऊपर में तो हम लोग तुरंत लाइव से जुड़ जाएंगे और आपकी हर एक समस्याओं का समाधान करेंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। और अब देखते हैं क्वेश्चन 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसके वास्तविक आकार का प्राप्त करने के लिए वस्तु का उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए। तो वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब होता है कि जितना बड़ा वस्तु है उतने बड़ा प्रतिबिंब बने। तो कहाँ रखते हैं तो वक्रता केंद्र पर। तो वक्रता केंद्र के लिए हम यहाँ 2F लिखते हैं। जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब वस्तु के बराबर वास्तविक उल्टा बनता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको C 2F1 पर। ये वक्रता केंद्र के लिए लेंस में हम लोग 2F और 2F1 का यूज करते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका C। जब वस्तु 2F पर हो तो उसका प्रतिबिंब 2F डैश पर बनता है। कैसा वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर। जब वस्तु हम F पर रखेंगे मैंने फोकस पर तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत छोटा। और जब वस्तु से बहुत बड़ा। और जब वस्तु अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत छोटा। तो इस तरह से कई कंडीशन हैं जो कि हम लाइट चैप्टर में एक एक करके दिखाएंगे, कि बहुत बड़ा डिस्कशन हो जाता है ना, लोग को देख पाना मुश्किल हो जाता है। तो हम चैप्टर में डिस्कस करेंगे और कुछ नहीं, यहाँ ही याद हो जाएगा, क्लास में ही याद हो जाएगा, इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है। और अब चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 13 देख चुके, अब 14 का। 14 में क्या है, 14 में है कि इसमें से कौन सा मनुष्य के पुरुष प्रजनन भाग का हिस्सा है। पहला शुक्रवाहिका, दूसरा गर्भाशय, तीसरा अंडाशय, चौथा गर्भाशय नाल।
तो देखिए पुरुष जनन अंग में हो गया शुक्रवाहिका यानी ए, 14 का ए। देखिए मनुष्य में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में आता है टेस्टिज यानी वृषण, जहाँ शुक्राणु का निर्माण होता है। उसके बाद आया एपिडाइडमिस जो अधिवृषण कहते हैं, शुक्राणु वहाँ पर स्टोर होता है, मतलब जमा होगा। उसके बाद है शुक्रवाहिका, जिसके द्वारा शुक्राणु यानी स्पर्म शुक्राशय तक पहुँचता है। शुक्राशय को कहते हैं इंग्लिश में सेमिनल वेसाइकिल। और सेमिनल वेसाइकिल क्या है, तो वहाँ पर एक द्रव्य का निर्माण होता है जिसको कहते हैं सेमिनल फ्लूइड। स्पर्म और सेमिनल फ्लूइड मिलकर के सीमेन का निर्माण होता है, कहाँ, शुक्राशय में। तो ये पार्ट पेनिस जो बाह्य मेल का बाह्य जननांग भाग है, तो ये पार्ट हो गया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। और फीमेल में होता है ओवरी, जहाँ पर अंडाणु का निर्माण होता है। ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब, जहाँ निषेचन की क्रिया होती है, अंडाणु और शुक्राणु माने एग और स्पर्म दोनों मिलता है और जाइगोट का निर्माण होता है। यूट्रस, जहाँ पर एम्ब्रियो डेवलप करता है ना, जो प्लासेंटा से जुड़ा रहता है, और प्लासेंटा भोजन प्रदान करता है, पोषण प्रदान करता है एम्ब्रियो को। और वैजिना जो फीमेल का बाह्य जनन भाग है, तो ये पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो अभी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों का हम लोग पार्ट देखें। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 था। और 15 नंबर में, 15 में क्या है क्वेश्चन, अभी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि पौधे में जल वाष्प के रूप में जल के हानि को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन, यानी सी नंबर चॉइस, वाष्पोत्सर्जन। इसको कहते हैं ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन वाष्पोत्सर्जन का मतलब होता है कि पौधे मुख्यतः अपने पत्तियों के स्टोमेटा द्वारा जल को वाष्प के रूप में बाहर निकालते हैं। इस क्रिया को कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। और वाष्पोत्सर्जन कितना हो रहा है, तो इसको मापने के लिए एक यंत्र होता है जिसका नाम है पोटोमीटर। इसका नाम है पोटोमीटर। कहें कि वाष्पोत्सर्जन को मापने वाला यंत्र, तो आपका आंसर हो जाएगा पोटोमीटर का। ये क्वेश्चन पूछता है। तो क्वेश्चन नंबर हो गया 15। और अब देखते हैं क्वेश्चन 16 का। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन 16 में है कि मिट्टी के बर्तन में रखी जल गर्मियों में भी के कारण ठंडा रहता है। जैसे मिट्टी के बर्तन में कि घड़ा में पानी रखते हैं, तो गर्मी में देखते हैं घड़ा का पानी ठंडा रहता है, तो उसमें क्या होता है, घड़ा में सूक्ष्म छिद्र होता है जिसके द्वारा वाष्पन की क्रिया होती है। और वाष्पन की क्रिया से पानी कैसा रहेगा, ठंडा रहेगा। तो आंसर हो जाएगा वाष्पन, यानी 16 का बी। 16 क्वेश्चन देख चुके। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कि निम्नलिखित विकल्पों में से सबसे तन्य धातु कौन सा है। तो पहले आंसर दे दें, 17 का सी। देखिए तन्य का मतलब होता है कि वैसे पदार्थ जिसमें तार खींचने का गुण हो, जिसके द्वारा हम तार खींचते हैं उसको कहते हैं तन, यानी किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण हम तार खींचते हैं वो कहलाता है तन्यता, इंडक्टिविटी। और वैसे पदार्थ को जिससे हम तार खींचते हैं उसको कहते हैं तन्य पदार्थ। जैसे सबसे ज़्यादा तन्य मैंने डक्टाइल, तन्य मैंने डक्टाइल जिससे हम तार खींचते हैं वो है AU। सबसे लंबा तार होता है सोना का, सोना। उसके बाद चांदी क्रम है AG मैंने चांदी, जिसको आर्जेंटम कहते हैं। लोहा सोना को औरम कहते हैं। उसके बाद है कॉपर CU। उसके बाद है एल्युमिनियम। उसके बाद है लोहा, लोहा यानी AG। तो ये क्रम हो गया तन्यता का। अब एक चीज और बतला दें,
कि एक होता है आघात वर्धनीयता यानी मैलिएबिलिटी, आघात वर्धनीयता, मैलिएबिलिटी। आघात वर्धनीयता माने होता है कि किसी पदार्थ में वह गुण जिसके कारण चादरें बनाए जाते हैं, जैसे बक्सा बनाते हैं तो चादरा से बनाते हैं, तो ये चादरा बना वो गुण कहलाएगा आघात वर्धनीयता। अब ऐसे पदार्थ को कहेंगे आघात वर्ध है। तो धातु में क्या होते हैं, आघात वर्ध होते हैं। आघात वर्ध के माने कि जिससे हम क्या चादरा बना सकते हैं, जैसे लोहा है, एल्युमिनियम है, स्टील है, तो ये क्या है, आघात वर्ध है, इससे हम चादरा बनाते हैं। और आघात वर्धनीयता में भी मैंने मैलिएबिलिटी में भी यही क्रम होगा। सबसे ज़्यादा आघात वर्ध है सोना, ये सबसे ज़्यादा तन्य सोना है, सब वही रहेगा। फिर चांदी, कॉपर, एल्युमिनियम, लोहा, एक क्रम रह गया आघात वर्धनीयता का भी। तो ये देख रहे थे क्वेश्चन नंबर 17। मान लीजिए तन्यता पूछे तो कभी आघात वर्धनीयता देगा, सोना न देकर कभी चांदी से शुरू करेगा, तो कंसेप्ट रहेगा तो क्वेश्चन कितनों घुमाएगा तो दिक्कत नहीं है। आज पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या बहुत है, लेकिन उचित मार्गदर्शन न मिलने के कारण लोग शेरो शायरी में डूब जाते हैं और अपने भविष्य को चौपट कर लेते हैं। लेकिन पढ़ाई पर भी ध्यान देना जरूरी है और कंसेप्ट होना चाहिए। 15 मिनट ही पढ़ें, 20 मिनट पढ़ें, लेकिन मन से पढ़ें ताकि भविष्य बन जाए। तो 17 नंबर क्वेश्चन का हम लोग सी देख रहे थे। अब क्वेश्चन नंबर 18 के देखें। क्वेश्चन नंबर है 18। इसमें कहा गया, क्वेश्चन है कि लार में खाली जगह एंजाइम होता है। जैसे लार में खाली जगह दिया है, एंजाइम है, कौन सा एंजाइम है, तो आंसर लिखते हैं डी। पहले जान लीजिए कि लार में टाइलिन नामक एंजाइम होता है जो स्टार्च को शर्करा में बदलता है। स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का छोटा टुकड़ा शर्करा होगा। देर तक रोटी चबाते हैं तो मीठी लगती है, कारण क्या है कि गेहूं में क्या है, स्टार्च है जो शर्करा में बदलता है, जिसके कारण रोटी मीठी लगती है। तो यहाँ टाइलिन नहीं है, टाइलिन के जगह एमाइलेज है तो एमाइलेज ही लगेगा, क्योंकि एमाइलेज भी स्टार्च को डाइसैकराइड में बदलता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी यानी एमाइलेज। तो 18 क्वेश्चन अभी हम देख रहे थे। अब क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन 19 में देखें क्या कहता है। क्वेश्चन 19 में है कि किसी ऊंचाई पर एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा को क्या कहेंगे। जैसे ऊंचाई पर कोई वस्तु को रखते हैं तो उसमें जो स्थितिज ऊर्जा है उस स्थितिज ऊर्जा को क्या कहते हैं, तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा यानी हो गया डी, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। अब देखिए स्थितिज ऊर्जा का भी कई रूप है। जैसे मान लो बैटरी में भी ऊर्जा संचित है तो भी स्थितिज ऊर्जा है, उसका नाम है रासायनिक ऊर्जा ना। तो बहुत सारे ऊर्जा हैं, वो अलग अलग ढंग के होते हैं, उनका नाम अलग होगा। जैसे मान लो पेशी में ऊर्जा है तो पेशीय ऊर्जा। तो ऊंचाई पर कोई वस्तु है तो उसमें गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 19 का डी देखे। और क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे 20 में क्या है, 20 में है कि आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु का आकार कैसे भिन्न होते हैं। पहले आंसर 20 में देखेंगे, आंसर पहले बी। देखिए आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे क्या होता है, वर्ग, जिसको ग्रुप आप कहते हैं। तो ऊर्ध्वाधर स्तंभ को वर्ग कहते हैं, और क्षैतिज कतार बाएं से दाएं जाता है, क्षैतिज कतार को हम लोग आवर्त कहते हैं। तो वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु का आकार बढ़ता है। जैसे मान लीजिए लिथियम, सोडियम, पोटासियम से इसका है 2-1, इसका 2-8-1, 2-8-8-1। तो इसका क्या देख रहे हैं, कक्षा की संख्या बढ़ते जा रहा है तो आकार बढ़ेगा। तो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आकार क्या होगा, बढ़ेगा। और आवर्त में, आवर्त कैसे जाना है, बाएं से दाएं। तो मान लीजिए कि तीसरा आवर्त की बात कर रहे हैं तो ये सोडियम 2-8-1, मैग्नीशियम 2-8-2, एल्युमिनियम 2-8-3।
तो जैसे जैसे हम बाएं से दाएं जाएंगे इसका आकार घटते जाएगा। कारण क्या है कि बाएं से दाएं जाने पर प्रोटॉन की संख्या बढ़ता है, और प्रोटॉन जब बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को ये अपनी ओर खींचेगा, जिससे आकार छोटा होगा। तो कारण भी जानना जरूरी है, कारण जानेंगे तो याद रहेगा, नहीं तो रटने वाला चीज़ है, अगर रट जाते हैं तो फिर भूल जाएंगे। तो रटन तो भूलने वाला चीज़ होता है, लेकिन कंसेप्ट भूलता नहीं है। तो क्या कहे कि वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो आकार बढ़ेगा, और बाएं से दाएं जाने पर आकार छोटा होगा। इस प्रकार 20 का आंसर बी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन 21 में है कि वजन क्या है। वजन माने वेट, वेट माने भार। तो भार का अगर हम पूछे परिभाषा क्या है, कहें कि पृथ्वी किसी वस्तु को जिस बल से अपनी ओर खींचती है वह बल उस वस्तु का भार कहलाता है ना। तो भार के लिए हम लोग W से लिखते हैं, W बराबर हो गया mg माने वेट, W से वेट होता है, m माने मास, g माने गुरुत्वीय त्वरण। तो भार के लिए हम लोग लिखते हैं मात्रक न्यूटन, माने भार का SI मात्रक न्यूटन। क्यों? क्योंकि भार एक प्रकार का बल है ना, बल का मात्रक न्यूटन, तो भार का मात्रक न्यूटन। बल एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो भार भी वेक्टर क्वांटिटी है। भार स्थान के अनुसार परिवर्तित होता है। जैसे मान लें कि विषुवत रेखा पर किसी वस्तु का भार न्यूनतम, ध्रुवों पर अधिकतम, पृथ्वी के केंद्र में 0। पूछा पृथ्वी के केंद्र में भार कितना, तो 0, चूंकि जी वहाँ पर 0 है। तो इस तरह से भार क्या होगा, परिवर्तित होते रहता है, लेकिन द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होता है। द्रव्यमान को हम लोग केजी में लिखते हैं ना। तो इस तरह से अभी 21 नंबर का क्वेश्चन देख रहे थे, जिसका आंसर हो जाएगा बी। और 22 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर हो गया 22। 22 में है कि एक वस्तु का भार पृथ्वी के सतह पर 6000 न्यूटन है, तो चांद पर इसका कितना होगा। तो जान लें कि चांद पर पृथ्वी के सापेक्ष गुरुत्वाकर्षण 1/6 भाग है। तो 1/6 आगुने पृथ्वी पर कितना 6000 न्यूटन है, तो कट के आएगा 1000 न्यूटन। तो चंद्रमा पर कोई वस्तु का भार कितना हो जाएगा 1000 न्यूटन, जब पृथ्वी पर कितना है 6000 न्यूटन। तो आंसर हो जाएगा इसका ए, यानी 22 का ए हो गया। लेकिन यहीं पर अगर द्रव्यमान रहता कि पृथ्वी पर 6000 केजी, तो चंद्रमा पर भी 6000 केजी रहेगा, द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं। ले भार में अंतर होता है जी के कारण, गुरुत्वीय त्वरण के कारण ना। कभी कभी देता है कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 6000 किलोग्राम है, तो चंद्रमा पर कितना होगा, तो 6000 किलोग्राम रहेगा। ध्यान रखना है कि केजी होता है द्रव्यमान के लिए, और न्यूटन भार के लिए, तो न्यूटन में रहेगा तो 1/6 हो जाएगा, भार रहेगा तो 1/6 होगा, लेकिन द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं होगा। तो ये 22 का देख रहे थे ए। अब क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन 23 में है कि विच वन इज द बिगेस्ट पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल। मैंने पीरियोडिक टेबल में सबसे बड़ा आवर्त कौन सा है, तो छठा आवर्त सबसे बड़ा आवर्त है। जैसे पहला आवर्त, इसका पहला आंसर दे दें डी। देखिए पहला आवर्त में तत्व की संख्या है 2, हाइड्रोजन और हीलियम होता है। दूसरा आवर्त, दूसरा में 8, तीसरा में 8, चौथा 18, पांचवा 18, छठा 32 और सातवां अधूरा, मतलब सातवां अभी कंप्लीट नहीं है, जो भी खोज हो रहा है तत्व का वो सातवां आवर्त में जाएगा। तो इस तरह से देखें, याद रखने का तरीका हो जाएगा 2, 8, 8, 18, 18, 32 और लास्ट में अधूरा। तो सबसे छोटा आवर्त पहला आवर्त, सबसे बड़ा हो गया छठा आवर्त, अधूरा हो गया सातवां आवर्त ना। इस तरह से इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये क्वेश्चन आते रहता है इस तरह का। और 24 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अब 24 देखेंगे। 24 में है कि
संतानों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए उपकरण के निवारण उपाय द्वारा गर्भाधारण की विनियमन क्या कहा जाता है। मतलब क्या कि ये जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए क्या करना होगा, तो जन्म नियंत्रण की बर्थ कंट्रोल। तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, 24 का हो गया ए, बर्थ कंट्रोल। बर्थ कंट्रोल के द्वारा हम जनसंख्या का नियंत्रण कर सकते हैं। और अब है क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन नंबर 25 में लास्ट क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का स्रोत है जो परंपरागत जीवाश्म ईंधन का एक विकल्प है। ध्यान रखेंगे कि विकल्प पूछा है परंपरागत ऊर्जा का। परंपरागत ऊर्जा का मतलब क्षय होने वाला पदार्थ, जैसे मान लो कोयला है, पेट्रोलियम है, तो ये क्षय होने वाला पदार्थ, तो इससे जो प्राप्त करता ऊर्जा वो है परंपरागत ऊर्जा। लेकिन ये पदार्थ ना कुछ समय में नष्ट हो जाएंगे, इसलिए इसका एक विकल्प होना चाहिए। तो ये विकल्प के रूप में हम लोग नाभिकीय ऊर्जा का यूज करते हैं। और नाभिकीय ऊर्जा जैसे यूरेनियम को विखंडित करा के ऊर्जा प्राप्त करते हैं मुख्य रूप से। तो ये था क्वेश्चन नंबर 25। अब 25 का आंसर हो जाएगा सी। तो आज टेस्ट नंबर 5 हो गया और कल मैंने संडे को 6ठा टेस्ट हो जाएगा। ये आए हुए क्वेश्चन का डिस्कशन हो रहा है। मेन है कि क्वेश्चन से नहीं, क्वेश्चन तो है ही, इसके साथ साथ कितना क्वेश्चन निकल रहा है, कितना इम्पोर्टेंट निकल रहा है वो देखना है, जो आगे की परीक्षाओं के लिए ज़रूरत पड़ेगा। तो अब हम मिलेंगे कल 6ठा टेस्ट लेकर के, और अब इसके लिए धन्यवाद देते हैं।